नमस्कार, मैं रवीश कुमार। पुलवामा और अदानी का नाम आते ही मीडिया क्यों चुप हो जाता है और एक व्यस्त राजनेता राहुल गांधी को पत्रकार क्यों बनना पड़ता है? हम आज के वीडियो में इन दो पहलुओं पर बात करेंगे, क्योंकि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का इंटरव्यू किया है। उसमें जो बातें निकल कर आई हैं उसे मीडिया ने फिर से दबा दिया है। विपक्ष के सांसद पत्रकार बनकर उस मुद्दे को दोबारा से सतह पर लाने में राहुल गांधी सफल तो हो जाते हैं, मगर जो पत्रकार हैं वो इसे खबरों में शामिल ना कर सत्ता पक्ष के मंत्री की तरह व्यवहार करते नजर आते हैं। भारत के लोकतंत्र को अगर आप मीडिया की नजर से देखेंगे तो बेहद अफसोस होगा। क्या गोदी मीडिया ने अब यह हालत कर दी है कि जनता के सवालों को और सरकार से पूछे जाने वाले सवालों को उठाने के लिए विपक्ष के नेताओं को ही पत्रकार बनना पड़ेगा? यह आज का वीडियो है। भारतीय रिजर्व बैंक के बाहर इतनी लंबी लाइन लगी है। ये लोग 2000 के नोट बदलवा रहे हैं। सरकार ने ही व्यवस्था की है कि जो लोग तय सीमा के भीतर नहीं बदलवा सके वे रिजर्व बैंक आकर चेंज करा सकते हैं। मगर यहां की लंबी कतार बताती है कि 2000 के नोट बदलने के अनुभवों, परेशानियों को मीडिया ने ठीक से सामने नहीं रखा, बल्कि गायब कर दिया कि आम लोग घंटों लाइन में लगकर अपना नोट बदलवा रहे हैं। यह भी एक तरह की नोटबंदी जैसा अनुभव है, मगर मीडिया के स्क्रीन से गायब है। आपको भी यह वीडियो देखकर हैरानी होगी कि सही में लोग अभी तक 2000 के नोट बदलवाने के लिए लाइनों में लग रहे हैं और कहीं कोई रिपोर्टिंग नहीं, जबकि यह दिल्ली में हो रहा है। रिजर्व बैंक के करीब कई सारे समाचार पत्रों और एजेंसियों के दफ्तर हैं। यहां से आप पैदल प्रेस क्लब ऑफ इंडिया जा सकते हैं, जहां बहुत सारे पत्रकार मिलते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस रास्ते से सुबह से लेकर 2:30 बजे तक कोई पत्रकार गुजरता ही ना हो। खबर तो छोड़िए, उसके ट्वीट पर या फेसबुक पोस्ट पर भी इस तरह की जानकारी नजर नहीं आती। इसी तरह से बहुत सारे मुद्दे आम जनता की नजर से गायब कर दिए जाते हैं। कुछ लोग साहस कर आगे भी आते हैं तो गोदी मीडिया उनकी बात को जनता के बीच नहीं जाने देता। इसलिए सत्यपाल मलिक और राहुल गांधी की बातचीत का वीडियो इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है। पुलवामा की घटना को लेकर सत्यपाल मलिक और राहुल गांधी ने जो भी कहा है उस पर हम तो बात करेंगे, मगर गोदी मीडिया ने जनता और विपक्ष को किस तरह मजबूर किया है उस पर भी नजर डालने की जरूरत है। हमारा सवाल है कि विपक्ष के सांसद को पत्रकार की भूमिका क्यों निभानी पड़ रही है? राहुल गांधी को पत्रकार क्यों बनना पड़ रहा है? आपकी क्या राय है उसके बारे में, पुलवामा के बारे में? और अभी तक उसमें कुछ नहीं हुआ। स्ट्रेटेजिक जगह पे इतना एक्सप्लोसिव कहां से आ गया, कैसे आया? हिंदुस्तान की राजनीति में आज दो विचारधाराओं की लड़ाई है, एक आरएसएस गांधी वाली, एक आरएसएस और एक गांधी वाली। हम बात कर रहे हैं तो इसके बाद में आप पर भी थोड़ा आक्रमण करेंगे। जब भी हम किसी से बात करते हैं एकदम आक्रमण शुरू हो जाता है उन पे। क्या विपक्ष के पास यही रास्ता बचा है कि वह अपना अखबार, अपना चैनल लॉन्च करे और सांसद से लेकर पार्टी अध्यक्ष को एंकर और पत्रकार की भूमिका में उतरना पड़े? भारत का गोदी मीडिया केवल मुस्लिम विरोधी नहीं है, विपक्ष विरोधी भी है। वह विपक्ष के उठाए सवालों को गायब कर देता है और जब भी बीजेपी विपक्ष पर निशाना साधती है उन सवालों को लेकर विपक्ष पर हमला बोल देता है। हाल ही में विपक्ष के गठबंधन ने एक सूची जारी की कि उसके प्रवक्ता 14 एंकरों के डिबेट कार्यक्रम में नहीं जाएंगे क्योंकि वहां नफरती मुद्दे उठाए जाते हैं। राहुल गांधी के YouTube चैनल पर जब आप जाएंगे तो वहां आपको राहुल गांधी कई तरह की भूमिकाओं में नजर आएंगे। हाल ही में राहुल गांधी दिल्ली के कीर्ति नगर में फर्नीचर के कारखाने में जाते हैं और वहां 2 कारीगरों के साथ मिलकर एक बेंच बनाते हैं। राहुल गांधी को राजनीति ना आती हो मगर वे बेंच बना सकते हैं, इस पर भी मीडिया चुप्पी साध गया। ठीक यही काम अगर प्रधानमंत्री ने किया होता तो गोदी मीडिया बेंच बनाने की मेहनत से लेकर तकनीक को लेकर और भारत की परंपरा को लेकर दिन भर प्रोग्राम कर रहा होता। इसी तरह राहुल गांधी अलग अलग पेशा से जुड़े लोगों से मिलने जाते हैं और उनके साथ काम करते हैं।
आप कह सकते हैं कि एक तरह का राजनीतिक अभिनय भी हो सकता है, छवि बदलने की कोशिश हो सकती है, बल्कि यह जनसंपर्क अभियान का हिस्सा तो है ही। जनता तक पहुंचने के लिए विपक्ष के एक नेता को कितने रास्ते खोजने पड़ रहे हैं, इस पहलू को भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। राहुल गांधी केवल एक व्यक्ति को चुनकर उसके पास नहीं जा रहे, बल्कि जहां भीड़ है वहां भी जा रहे हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के पास परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के बीच गए और उनके सवालों का सामना किया। सत्यपाल मलिक से बातचीत वाले वीडियो को आप देखेंगे तो इसमें राहुल गांधी सहज नजर आते हैं। वे बिना कागज कलम के सवाल पूछ रहे हैं। उनके सवाल छोटे हैं, मगर पूछते वक्त वे किसी अनुभवी पत्रकार की तरह सहज नजर आते हैं। हिंदुस्तान की राजनीति में आज दो विचारधाराओं की लड़ाई है, एक आरएसएस गांधी वाली, एक आरएसएस और एक गांधी वाली। यही राहुल गांधी हैं जिनके बारे में 10 साल पहले कहा गया कि कैमरे का सामना नहीं कर सकते, कैमरा देखते ही नर्वस हो जाते हैं और कैमरे पर पत्रकारों के सवालों से घबरा जाते हैं। टाइम्स नाउ चैनल के लिए उस वक्त अर्नब गोस्वामी ने राहुल गांधी का इंटरव्यू किया, तब उसमें राहुल गांधी की मौजूदगी बहुत कमजोर नजर आई। ठीक उसी समय नरेंद्र मोदी कैमरे पर आत्मविश्वास से भरे हुए और दहाड़ते हुए नजर आए और दिखाए गए हल्के सवालों को पूछकर। तब कहा जा रहा था कि देश को मनमोहन सिंह नहीं, मोदी की तरह भाषण देने वाला नेता चाहिए। राहुल गांधी के उस इंटरव्यू के बारे में कहा जाता है कि वह उनकी बहुत बड़ी गलती थी, उन्हें इंटरव्यू नहीं देना चाहिए था। मगर 10 वर्षों में कितना कुछ बदल गया। कम से कम कैमरे पर राहुल गांधी काफी बदल गए हैं। वे अब पत्रकार बनकर इंटरव्यू करने लगे हैं। उनके YouTube चैनल पर ऐसे कई सारे वीडियो मिलेंगे। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, दर्जनों पत्रकार मौजूद होते हैं और वे कई सारे सवालों का जवाब देते हैं। इन्हीं 10 वर्षों में कैमरे पर दहाड़ने वाले नरेंद्र मोदी एक भी इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सके। करण थापर जैसे पत्रकारों को दोबारा इंटरव्यू देने का सवाल तो छोड़ ही दीजिए। यही नहीं, प्रधानमंत्री लिखा हुआ भाषण देते हैं और टेलीप्रॉम्प्टर की मदद लेते हैं। तो इन 10 वर्षों में विपक्ष के जिस नेता को कैमरे के सामने नौसिखुआ या बच्चा कहा गया, आज वही राहुल गांधी अपने YouTube चैनल पर कैमरे के दोस्त नजर आ रहे हैं। भारत यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने भी कुछ YouTube इन्फ्लुएंसर के साथ बातचीत की और वीडियो किए, जिसमें वे उनके साथ कूल बातचीत करते हुए नजर आते हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने सोशल मीडिया के ऐसे पत्रकारों से भी मुलाकात की जो सरकार के दमन का शिकार हो चुके हैं। राहुल गांधी के सामने जिस तरह से उठकर एक पत्रकार सवाल करता हुआ मिल जाता है, आपको प्रधानमंत्री मोदी की किसी भी सभा में देखने क्या सुनने को भी नहीं मिलेगा। राहुल उसे अपने वीडियो में डालते हैं, एडिट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर सभी ने अपने YouTube चैनल की और Facebook पेज की बात की, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि 2017 में उत्तर प्रदेश की सरकार ने मुझ पर सेडिशन लगाया, मुझे 42 डेज तक मुझे फरल की जेल में रखा। उसके बाद मुझ पर जो मुझे गांव से निकाल दिया। अभी मुझे एक्सटर्नमेंट ऑर्डर मेरे खिलाफ अभी मेरठ की कोर्ट ने पास किया है। मैं 3 महीने मेरठ जिले में नहीं जा सकता हूँ। मेरा उस पर ये देखना, मैं देखता हूँ कि आप जो है बहुत फोकस करते हैं कि मीडिया के लोगों को दबाया जाता है, लेकिन जो अल्टरनेट मीडिया है वो सरकार के अगेंस्ट खुलकर काम करती है। जब वो काम करते हैं तो जेल भी जाते हैं, लेकिन जेल जाने वाले जर्नलिस्ट लोगों के साथ में आप कितना है, किस तरीके से आप उनका साथ दे पाते हैं। मैं देखता हूँ कि आपका कुछ जर्नलिस्ट लोगों के समर्थन में स्टेटमेंट भी आते हैं, लेकिन मेरे बारे में बहुत अच्छे इंटरनेशनल लेवल पर न्यूज भी बना, आप लोगों की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आता। ये मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मैं शिकायत कर रहा हूँ। इसलिए सोशल मीडिया में राहुल गांधी की मौजूदगी प्रधानमंत्री मोदी या उनके मंत्रियों से कुछ अलग है। यही पत्रकार अगर मोदी की किसी सभा में होता तो तुरंत उठाकर बाहर फेंक दिया गया होता और जेल में डाल दिया जाता, जहां उसे 2 साल तक जमानत भी नहीं मिलती। मगर इस पत्रकार ने बात तो सही की। तो राहुल गांधी तीखे सवालों वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस या इंटरव्यू के विकल्प में, यानी उनसे बचने के लिए यह सब नहीं कर रहे। जब तक वे खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तब तक उन पर यह आरोप उस तरह से नहीं चिपक सकता कि वे सवालों से भागने के लिए इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं या खोज रहे हैं। राहुल गांधी को भी पता होगा या होना ही चाहिए कि राजनीति में अंत तक नेता ही बने रहना पड़ता है। वोटर समझकर ही जनता से संवाद करना पड़ता है। प्रधानमंत्री मोदी तो 10 साल में एक भी विस्तृत और खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सके।
उनके मंत्री कभी कभी इंटरव्यू देते हैं, मगर उसमें भी खुश करने वाले सवाल पूछे जाते हैं। तब भी उनके मंत्री इंटरव्यू देने के लिए नए नए जुगाड़ कर रहे हैं। वे ऐसे पत्रकारों को इंटरव्यू नहीं दे रहे जो सवाल पूछने के लिए जाने जाते हैं। मिसाल के तौर पर करण थापर की जगह ये मंत्री सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर को इंटरव्यू दे रहे हैं, जो उनसे पर्सनल टाइप की बातें करते हैं, क्रिकेट के बारे में बातें करते हैं, उनके डैडी और सन के बारे में बातें करते हैं। अब आप इस प्रक्रिया को समझिए। मंत्री अगर पत्रकार को इंटरव्यू देंगे तो वे उन सवालों को पूछेंगे जो उनके काम से संबंधित हैं, क्योंकि पत्रकार उनके विभाग की गतिविधियों पर नजर रखता है। अब जो ये सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर से बात कर रहे हैं, उन्हें क्या पता कि जिस मंत्री इसका इंटरव्यू कर रहे हैं उनके विभाग को लेकर कितने पर्दाफाशी रिपोर्ट प्रकाशित हो चुकी है, जिन पर मंत्री बात करने से कतराएंगे या बात करेंगे तो घिर जाएंगे। इसलिए वे पर्सनल टाइप की बातचीत करते हैं, गुडी गुडी। तो आप इस तरह के ट्वीट और सोशल मीडिया के पोस्ट देखिए। मोदी सरकार के कई प्रमुख मंत्री, बीजेपी और प्रधानमंत्री के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से सोशल मीडिया के अलग अलग इन्फ्लुएंसर की फोटो और वीडियो साझा की गई है। कहीं नेता इन्फ्लुएंसर को इंटरव्यू दे रहे हैं, कहीं उनसे खुलकर बात करने के नाम पर कूल हो रहे हैं, और कहीं कहीं तो उन्हें प्रधानमंत्री के साथ सरकार के अभियानों का चेहरा भी बनाकर पेश किया गया है। इससे होता यह है कि आपको लगता है कि आपका मंत्री इंटरव्यू दे रहा है, मगर यह झूठ है, भ्रम है। यह इंटरव्यू तो है, मगर पत्रकार को दिया जाने वाला इंटरव्यू नहीं है। आप यह सवाल जरूर पूछ सकते हैं कि जब मंत्री जी इंस्टाग्राम या यूट्यूब के लोकप्रिय लोगों को इंटरव्यू दे सकते हैं, उसका टाइम है, तो पत्रकारों को इंटरव्यू क्यों नहीं दे रहे हैं? खासकर उन पत्रकारों को जो सवाल पूछ सकते हैं, जिन्होंने अपनी कई खोजी रिपोर्ट में उनके विभाग की नीतियों को लेकर पर्दाफाश किया है। खबरें तो यह भी छपी हैं कि इनमें से कई इन्फ्लुएंसर ऐसे हैं जिन्हें सरकार के ही किसी विभाग ने प्रायोजित किया है, विज्ञापन दिया है। हम पुलवामा और सत्यपाल मलिक की बात को नहीं भूले हैं, उस पर आएंगे, लेकिन इस प्रक्रिया पर बात जरूरी है। 10 साल में सरकार और मीडिया के रिश्ते और छवि कितनी बदल गई, बर्बाद कर दी गई। जिस सरकार के मंत्रियों और पार्टी के नेताओं को मीडिया के सामने सिद्धहस्त और सहज खिलाड़ी कहा जाता था, उस पर मीडिया को मैनेज करने, उसे गुलाम बना देने का आरोप लगने लगा। जिस सरकार के पास इतना बड़ा गोदी मीडिया है, उसे भी लगने लगा है कि पत्रकार नेगेटिव असर डालते हैं, इसलिए वो पॉजिटिव असर के लिए नए नए इन्फ्लुएंसर के पास जाने लगे हैं। 2024 आते आते अब आ भी गया है। ऐसी नौटंकियां आपको खूब दिखेंगी, आप देखेंगे भी। हम बात राहुल गांधी की कर रहे हैं, एक राजनेता जिसे मीडिया ने पूरी तरह से अवरुद्ध, ब्लॉक कर दिया है। वह मीडिया को केवल चुनौती नहीं दे रहा, बल्कि मीडिया के स्पेस में अपना मीडिया बना रहा है, खुद पत्रकार बन रहा है। इस प्रक्रिया को ध्यान में लाना चाहता हूं। आप याद कीजिए, जब अदानी का मामला आया तब राहुल गांधी ने खुद वीडियो बनाया और समझाने लग गए कि यह मामला क्या है। वैसे यह काम पत्रकारों का था। जब पत्रकार अपना काम छोड़ मोदी भजन में लग जाएंगे, तब राहुल गांधी को यह सब करना पड़ा। एक दिलचस्प बात और है, आज का मीडिया राहुल गांधी में आए इस बदलाव या मीडिया को राहुल गांधी की इस चुनौती पर ना लिखेगा ना बोलेगा, क्योंकि फिर उसे अपनी पोल खोलनी पड़ जाएगी कि हमने जिस नेता को ब्लॉक किया, मजाक उड़ाया, उस नेता ने मीडिया के भीतर अपना मीडिया बना लिया है। जब राहुल गांधी विपक्ष के नेता के रूप में मणिपुर गए, हाथरस जाते समय पुलिस ने धक्का देकर गिरा दिया। धारा 370 की समाप्ति के बाद श्रीनगर एयरपोर्ट से लौटा दिया गया। तब गोदी मीडिया ने कितना दिखाया, कितनी बहस की। आपको लौटकर यह सब देखना चाहिए। हमारा सवाल है कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को सत्यपाल मलिक का इंटरव्यू क्यों करना पड़ा? क्योंकि सत्यपाल मलिक ने पुलवामा की घटना को लेकर जो आरोप लगाए, उसे मीडिया ने दबा दिया। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने पुलवामा की घटना को लेकर 6 महीने पहले जो आरोप लगाए, उन आरोपों का क्या हुआ? क्या कोई ठोस जवाब मिला? अब इसका जवाब मिल गया है। जवाब है कि कुछ नहीं हुआ और कुछ नहीं होगा। वही होगा या होता रहेगा जो अदानी मामले में लगे तमाम आरोपों का हुआ है।
वैसे इस बीच अदानी मामले में एक और खबर आ गई है। ब्लूमबर्ग और रॉयटर्स ने खबर की है कि अदानी के मल्टीनेशनल ऑडिटर EY अर्नेस्ट एंड यंग की एक मेंबर एजेंसी SR बाटली बोई की जांच हो रही है। भारत में ऑडिटरों की जो नियामक संस्था है नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी NFRA, इसने एजेंसी से अदानी ग्रुप की कंपनियों की ऑडिट से जुड़ा डेटा मांगा है। ब्लूमबर्ग ने लिखा है कि यह हाल की अवधि के लिए नहीं बल्कि 2014 तक के लिए मांगा गया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट किया है कि मई 2023 में अडानी टोटल गैस लिमिटेड के वैधानिक ऑडिटर ने इस्तीफा दिया। अगस्त 2023 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध एक अन्य वैधानिक ऑडिटर ने इस्तीफा दिया। अक्टूबर 2023 में एक तीसरे वैधानिक लेखा परीक्षक को लेकर खबर आई जिसकी जांच खुद NFRA कर रही है और जो अदानी समूह की 5 कंपनियों की ऑडिटर है। जयराम लिखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के इस सबसे पसंदीदा समूह में कुछ तो जरूर गड़बड़ है। जाहिर है गोदी मीडिया बात नहीं करेगा, वो कभी करता भी नहीं, इसलिए आप इस सरकार के बारे में कुछ भी नहीं जानते। कम से कम मीडिया के जरिए तो आप कुछ भी नहीं जानते। अच्छी बात है कि कई लोगों ने गोदी मीडिया को सैटेलाइट और केबल के अलावा YouTube पर भी देखना बंद कर दिया है। जो भी ऐसा कर रहे हैं उन्हें मैं अपनी तरफ से सलाम भेजता हूं। अब आते हैं राहुल गांधी और सत्यपाल मलिक की बातचीत के उस हिस्से पर जिसमें भारत के मीडिया के बारे में बात हो रही है। चाहे वो अदानी हो चाहे वो कासेंसस हो, जो ज़रूरी बातें हैं उसका कुछ नहीं होगा, मगर इजराइल हो, बॉलीवुड हो, क्रिकेट हो, उस पर चलते जाएंगे। अदानी तो आपने इसके चिपका दिया, वो तो छूटेगा नहीं, गांव गांव चला गया अदानी का। और लोग ये कहते हैं अदानी के यहाँ इसी का रुपया है। हाँ, वो 20,000 का आपने उठाया था, 20,000 को इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगा? कल ही एक स्टोरी आई है कि ये कोयले के प्राइस इन्फ्लेट कर रहा है। वहाँ से इंडोनेशिया से कोयला नाव में जाता है और यहाँ पहुँचते उसकी प्राइस इन्फ्लेट हो जाती है और फिर लोगों को बिजली के लिए ज़्यादा रेट देना पड़ता है, मगर वो भी मीडिया ने कहीं नहीं उठाया। मुझे खबर ये दी गई कि जिस दिन मैं ये करण थापर का इंटरव्यू किया, इन्होंने बुला के सब चैनल्स को कहा कि खबरदार कोई रिपोर्टिंग नहीं होगी, और अतीक अहमद का केस हो गया और उसको 10 दिन तक हेडलाइन। मैंने वो देखा, मैंने अपनी बहन से कहा कि ये जो आपने पुलवामा की बात की है इसके कारण ये किया गया है, टोटल डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। मीडिया चुप रहकर राहुल गांधी और सत्यपाल मलिक की बात को सही साबित कर देता है, वरना यह खबर छपती और चर्चा होती तो दोनों ही गलत साबित हो जाते। लेकिन जो गोदी मीडिया दिन रात राहुल गांधी को गलत साबित करने में लगा है, वह गोदी मीडिया अदानी और पुलवामा का सवाल उठाकर राहुल गांधी को क्यों नहीं गलत साबित कर देता है। ऐसे भी सोचिए, अगर ऐसा करेगा तो राहुल को गलत साबित करने के चक्कर में अपने प्रिय मोदी जी को ही गलत बताने लग जाएगा। उसे पूछना पड़ेगा मोदी जी से कि आपकी सरकार ने जवाब नहीं दिया, अदानी मामले में जांच नहीं कराई, अदानी को बचा रही है आपकी सरकार, ब्ला 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 एंड ब्ला। 6 महीना पहले जब सत्यपाल मलिक ने पुलवामा की बात की, तब सत्यपाल मलिक से बातचीत करने मैं भी उनके घर गया। उसके ठीक एक दिन पहले द वायर के करण थापर ने सत्यपाल मलिक का इंटरव्यू किया, जिसमें पहली बार उन्होंने यह सब आरोप लगाए। तब भी सत्यपाल मलिक हैरान थे कि अगले दिन किसी ने छापा भी नहीं, दिखाया भी नहीं। मैं सत्यपाल मलिक पूर्व राज्यपाल जम्मू कश्मीर के साथ हूं, इसलिए साथ हूं कि करण थापर के साथ सत्यपाल मलिक जी ने जो कहा है प्रधानमंत्री की भूमिका के बारे में, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की भूमिका के बारे में, मगर उससे भी ज़्यादा इसलिए भी आज इनके साथ हूं कि एक पूर्व राज्यपाल का बयान आता है। उस बयान की अपने आप में बहुत गंभीरता है, लेकिन इसके बाद भी इस गौरवशाली लोकतंत्र वाले इस देश में ज़्यादातर मीडिया उस खबर को नहीं दिखा, इनके इंटरव्यू की कहीं चर्चा नहीं होती है, ज़्यादातर अखबारों में वो खबर गायब कर दी जाती है। तो ये बात ऑन रिकॉर्ड रहे, ताकि जब सत्यानाश के समय आपको लगे कि क्या किसी ने भी नहीं कहा, तो ऐसा ना हो, ये रिकॉर्ड 0/0 ना रहे। इसलिए मैं आया हूं ताकि आपको पता रहे कि कोई था।
और करण थापर के बाद और भी शायद लोग आए, लेकिन ये वाकई दुख की बात है कि आपने इतना गंभीर बयान दिया। और आज जब आपको उम्मीद थी कि आज जब अखबार खोलेंगे तो चारों तरफ हेडलाइन होगी, मगर कहीं थी नहीं। कम से कम रिपोर्ट कुछ किसी शेप में रिपोर्ट होता, रिपोर्ट तो होना चाहिए था। किसी भी शेप में रिपोर्ट किसी भी शेप में नहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ, सिवाय एक टेलीग्राफ कलकत्ता के अलावा। राहुल गांधी के YouTube चैनल के नियमों के अनुसार हम राहुल गांधी के वीडियो का सारा हिस्सा यहां नहीं दिखा सकते, इसकी इजाजत नहीं है। और एक सीमा के बाद पूरा वीडियो दिखा देना ठीक भी नहीं है। हम इसका केवल इस्तेमाल समाचार प्रस्तुति के मकसद से ही कर रहे हैं और विश्लेषण के लिए। अगर आपको सत्यपाल मलिक के साथ उनका पूरा इंटरव्यू देखना है तो राहुल गांधी के YouTube चैनल पर जाना होगा, जिसे 12 लाख से अधिक लोग देख चुके हैं। इस बातचीत में नई बात यह भी निकल कर आई कि राहुल गांधी को कमरे में बंद कर दिया गया जब वे शहीदों को श्रद्धांजलि देने दिल्ली एयरपोर्ट गए। आपको याद होगा कि पुलवामा के शहीदों का पार्थिव शरीर सीधे उनके घरों तक नहीं पहुंचाया गया। श्रीनगर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने शहीदों को श्रद्धांजलि दे दी। इसके बाद भी उनके पार्थिव शरीर को दिल्ली एयरपोर्ट लाया गया और प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में श्रद्धांजलि दी। उस दिन का वीडियो कवरेज आप निकालकर अब वापस जाकर YouTube में ही मिल जाएगा, देखिए। मगर राहुल गांधी का यह आरोप कि जब वे दिल्ली एयरपोर्ट पर श्रद्धांजलि देने गए तो उन्हें कमरे में बंद किया जाने लगा। जैसे ही मैंने पुलवामा के बारे में सुना, मुझे पता लगा कि हमारे जो शहीद हैं एयरपोर्ट आ रहे हैं जी। तो मैं सीधा एयरपोर्ट गया। हमारी सिक्योरिटी वालों ने मुझे कहा कि नहीं 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 आप मत जाइए, मगर मैंने कहा मैं जा रहा हूँ। तो मैं एयरपोर्ट में चला गया और एयरपोर्ट में उस टाइम मुझे कमरे में बंद कर दिया और मुझे कहा कि देखिए आप कमरे से नहीं निकल सकते। मैंने कहा मतलब? तो उधर वो सब शहीद आए थे, वहाँ पे आर्मी के लोग थे, प्रधानमंत्री आ रहे थे और मुझे मतलब लिटरली चाबी से बंद किया कि आप बाहर नहीं जा सकते। मैंने सिक्योरिटी वालों से बोला ये मतलब ऐसे कैसे कर सकते हैं, और फिर लड़के मैं वहाँ से निकला तो मुझे लग रहा था कि एक पूरा वहाँ पे शो सा क्रिएट हो रहा था। हाँ वो था ही, वो प्रधानमंत्री को श्रीनगर जाना चाहिए था, राजनाथ सिंह आए थे, मैं था, हम लोगों ने श्रद्धांजलि दी थी, प्रधानमंत्री को उसी दिन जाना चाहिए था। नहीं मगर मुझे उसमें क्या शौक लगा कि ऐसे लग रहा था कि एक कोई बड़ा इवेंट सा हो रहा है ना इसके लिए, और वहाँ पे प्रधानमंत्री आए हैं और ये पूरा मतलब जैसे देश को दिखा रहे हैं कि भैया देखो, काफ़ी डिस्टेस्टफुल सा था। जिस दिन ये हुआ तो ये नेशनल कॉर्बेट पार्क में शूटिंग करा रहा था अपनी, तो ये अवेलेबल मैंने 3-4 बार कोशिश की, मिला ही नहीं मुझको। 5 या 6 बजे इसका फ़ोन आया, हाँ सतपाल भाई क्या हुआ? मैं कहा हमारे इतने लोग मर गए हैं और हमारी गलती से मरे हैं। तो बोला नहीं नहीं चुप रहना, अभी कुछ नहीं बोलना इस पर। फिर 1 घंटे बाद ये डोभाल जो मेरा क्लास फेलो रहा लॉ में मेरठ में, तो इसका फ़ोन आया, सतपाल भाई आप बोल दी। मैं 2 चैनल को बोल चुका था ये बात, तो इन्होंने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं बोलना इस पर। मैं कहा ठीक है, मैं समझा कुछ जांच वाँच कराएंगे, उस पर असर पड़ेगा। कुछ भी नहीं। तीसरे दिन इनका आ गया कि ये पुलवामा की शहादत को याद रखो और अब हम बालाकोट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और अभी तक उसमें कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं, करना भी नहीं है इसको। सत्यपाल मलिक चाहते हैं कि जिन लोगों ने गलती की उन्हें सजा मिले। देश को यह भी जानना है कि यह गलती हो गई या होने दी गई ताकि हमला हो। चुनाव के समय ऐसे सवालों को आप खारिज नहीं कर सकते। सत्यपाल मलिक के अनुसार जब उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा, नरेंद्र मोदी से, कि जवान हमारी गलती से मारे गए हैं, तब प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया कि अभी चुप रहो। लेकिन कुछ दिनों के बाद सत्यपाल मलिक देखते हैं कि प्रधानमंत्री तो इसके नाम पर वोट मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि जब वोट देने जाओ तो पुलवामा के शहीदों को याद रखना। तो वो गलती क्या थी जिसकी बात सत्यपाल मलिक कर रहे हैं? सत्यपाल मलिक का कहना है कि सीआरपीएफ के जवान इसलिए शहीद हुए क्योंकि उन्हें अपने बेस से जाने के लिए गृह मंत्रालय से 5 एयरक्राफ्ट मांगे गए थे उनकी तरफ से। 4 महीने तक यह प्रस्ताव पड़ा रहा और एक पूरी बटालियन जम्मू में इंतजार करती रही। जब 4 महीने बाद इस प्रस्ताव को रिजेक्ट किया गया, तब जवानों को बस में बिठाकर श्रीनगर ले जाया जा रहा था। तभी पुलवामा में धमाका होता है जिसमें 40 जवान शहीद हो जाते हैं।
गृह मंत्रालय ने 4 महीने तक सीआरपीएफ को 5 हवाई जहाज क्यों नहीं दिए? इन जवानों को बस से क्यों ले जाया गया? यही सवाल पूछना था जो गोदी मीडिया नहीं पूछता है। पुलवामा के शहीद जिस तरह हुए थे वो इसलिए हुए कि उन्होंने 5 एयरक्राफ्ट मांगे थे। अगर वो मेरे से मांग लेते तो मैं इमीडिएटली कर देता। मैं तो वहाँ स्टूडेंट्स जब जम्मू में फंस जाते थे वर्ष में, उनको एयरक्राफ्ट से, क्योंकि दिल्ली में एयरक्राफ्ट इमीडिएटली मिलता है किराए पे। 4 महीने तक एप्लीकेशन उनकी पड़ी रही होम मिनिस्ट्री में, और 4 महीने बाद वो खारिज कर दी कि नहीं देंगे। तब वो सड़क से चले। इतना बड़ा, मतलब 4 महीने के लिए वो चले ही नहीं? चले ही नहीं, इसलिए कि वो सड़क से चलना बिल्कुल इनसिक्योर होता है, वो उनके उसमें नहीं है सिस्टम में। 5 जहाज मांगे थे उन्होंने, वो नहीं दिए। 4 महीने तक लटकाए रखे। और तो 4 महीने के लिए क्या होल्ड पे थे? क्या होल्ड पे थे? सब मेरे सामने नहीं आई। अगर मेरे सामने आई होती तो मैं उसमें कुछ करता। दैट वाज बिटवीन सीआरपी एंड होम मिनिस्ट्री। लेकिन ये थी कि अटैक हो सकता है। अगर गोदी मीडिया का दौर नहीं होता तो फिर से सारे एंकर और रिपोर्टर उसी जगह पर जाते जहां धमाका हुआ था, जिस जगह की बात सत्यपाल मलिक कर रहे हैं, और वहां से लाइव रिपोर्टिंग कर रहे होते और सरकार से सवाल पूछ पूछ कर हालत खराब कर चुके होते। मगर अब यह सब संभव नहीं है। आज केवल गोदी मीडिया ही नहीं बल्कि जांच एजेंसियां भी गोदी एजेंसियों की तरह नजर आने लगी हैं। गोदी सेठ के बारे में मैंने आपको इस YouTube चैनल पर बता दिया है। चुनाव चल रहे हैं, राजस्थान कांग्रेस के नेताओं के घर ईडी का छापा शुरू हो गया। क्या कभी चुनाव के दौरान बीजेपी के मुख्यमंत्रियों के यहां, मंत्रियों के यहां ईडी का छापा पड़ते हुए आपने सुना है? आज फिर से राजस्थान में ईडी पहुंच चुकी है। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह दोतासरा जी पर कार्रवाई हो रही है। ये एक परंपरा बन गई। अब तक क्या होता था कि जहां चुनाव हो, किसी स्तर का चुनाव हो, मोदी जी पहुंच जाते थे। अब मोदी जी का प्रभाव खत्म, तो अब जहां चुनाव हो, किसी स्तर का चुनाव हो, ईडी जी पहुंच जाते हैं। फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला। कांग्रेस या राहुल गांधी की नजर से देखें तो उनके लिए यह अच्छा हो सकता है कि उनके नेता कैमरे पर सहज हो रहे हैं, इंटरव्यू कर रहे हैं। मगर मेरी नजर से देखें तो यह बात दुखी करती है। राहुल को ऐसा नहीं करना पड़ता अगर भारत का मीडिया गोदी मीडिया नहीं बनता। मीडिया सरकार से सवाल करता। इस तरह से राहुल गांधी ने सत्यपाल मलिक का इंटरव्यू कर भारत की मौजूदा पत्रकारिता, संपादकों और चैनलों के मालिकों को शर्मिंदा कर दिया है। तो भारत का मीडिया कर क्या रहा है? अब आप सोचिए, 2000 के नोट बदलवाने की परेशानी तो अब भी है, मगर मीडिया से यह खबर गायब क्यों है? क्योंकि सरकार का कोई भी फैसला जन विरोधी ना लगे, इसलिए मीडिया के लिए यह सब खबर नहीं है। इस लाइन में लगे हुए लोग अपना अपना काम छोड़कर आए हैं। कोई कोर्ट छोड़कर आया है, कोई ऑटो चलाने वाला है जो ऑटो छोड़कर आया है। खबर नहीं छपने से अखबारों में आप जनता की परेशानी गायब हो जाती है, मगर असली जिंदगी में गायब नहीं होती। आपको लंबी लाइनों में लगना ही पड़ता है। आप पर ब्याज का बोझ है, सहना ही पड़ता है। कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है, बेरोजगारी और महंगाई की मार बढ़ती जा रही है, मगर आपको भी मीडिया ने विपक्ष के नेताओं की तरह गायब कर दिया है। बेहतर है आप इसे तुरंत समझ लें, वरना 20 साल बाद आप रोएंगे कि आपने भी इस सुंदर से देश को बर्बाद करने में योगदान दिया है। आप यह सब जानते हैं मगर बेखबर होने की नौटंकी करते हैं। लेकिन मैं आपको जानता हूं। श्याम कुमार बंसल, एडवोकेट। कहाँ से आए आप? गजौला यूपी, डिस्ट्रिक्ट अमरोहा। कब से लगे हैं लाइन में? 2 घंटे से। तो इतना देर मतलब सरकार तो टाइम दिया था आपको नोट बदलने के लिए? नोट बदलने का, लेकिन कभी कदा जो घर की महिलाएं होती हैं उनके पर्स में रुपए रह जाते हैं। अच्छा। और उसको भूल जाती हैं रखे कि रुपये हमने कहाँ रखे हैं। तो उन नोटों को बदलने के लिए गवर्नमेंट को ये सुविधा करनी चाहिए थी कि जो SBI बैंक जहाँ भी हैं वहाँ पे जमा करें पेनल्टी के साथ। क्या गवर्नमेंट पेनल्टी ले लेती हमसे 1% के 2% जो भी पेनल्टी लेती, लेकिन इतना परेशानी नहीं होती हम लोगों को। इतनी दूर से आ रहे हैं लोग हम लोग। कितने देर से लगे हैं लाइन में? लाइक वो 1-2 घंटे होगा, 1.5-2 घंटे लाइन लगे हुए। छोटे लाल साहब। कहाँ से आए? बिहार से। क्या काम करते हैं? हम रिक्शा चलाते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे कितने देर से लगे लाइन में? अभी तो 2 घंटे हो गए हैं। 2 घंटे हो गए? हाँ। पहले आपको टाइम मिला था तो नहीं जमा किए थे? मालूम नहीं था मुझे।
आपको पता ही नहीं था? पता ही नहीं था। यहाँ पे कैसे पता चला? ऐसे ही वो पैसे को ऐसा सवारी ने दिया हमको 2000 के नोट। अच्छा। वो नोट के बारे में मुझे मालूम नहीं था। मैंने 1900 रुपये दिया, 100 रुपये भाड़ा था। हाँ। और 100 रुपये के चक्कर में मैं 1900 रुपये दे दिया है। 2000 का मालूम नहीं था कि ये बंद हो गया या तो चालू है। आपको कब ये भाड़ा कब मिला ये वाला? ये भाड़ा मिला है लगभग 6 दिन 7 दिन हो गया। आपको पता नहीं था? पता ही नहीं था। वो बैंक में जमा करने के लिए गए तो ऐसा ऐसा अचानक हमको मालूम पड़ा। नीरज कहाँ से आए हो? यूपी से हूँ। यहाँ पे कहाँ रहते हो? रहता बदरपुर बाटा। बदरपुर पड़ा। क्या काम करते हो? मैं जॉब करता हूँ। कहाँ पे? ये सरता बिहार। अच्छा, तो जॉब छोड़ के आए आप? हाँ। अच्छा, यहाँ पे कैसे पता चला आपको? यहाँ लोगों से पूछा, पता लगा आरबीआई में जमा। सरकार ने तो इतने दिन का टाइम दिया था नोट बदलने के लिए। अरे क्या वो समझ नहीं पाए ना हम। आपको पता नहीं चला? पता नहीं चल यहाँ पाया। का कैसे पता चला? यहाँ क्या वो घर पे रह गए 2-3 नोट, तो जब देखा तो मिल गए, वो मंगाया घर से। पहले पता नहीं चला? पता नहीं चला। सीरियस में नहीं लिया आपको? नहीं पता ही नहीं था ना। तो यहाँ पे कितने देर से लाइन में खड़े? लगभग हो गया 3-3.5 घंटे। 3-3.5 घंटे। जॉब डील के आया हूँ। दिहाड़ी गया? दिहाड़ी खत्म। आप जिन अखबारों और चैनलों के लिए हर महीने पैसे देते हैं, उन्हें आज से पैसा देना बंद कर दीजिए। इस पैसे से मोटा अनाज मिलेट खरीद कर खाइए, जलेबी खाइए, गुलाब जामुन खाइए, फाफड़ा खाइए, खूब मोमो खाइए, मगर गोदी मीडिया मत देखिए। वो आपकी गुलामी का प्रतीक है। आजाद हो जाइए, वरना आपको भी एक दिन शर्मिंदा होना पड़ेगा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।